Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So नेशनल इनकम अकाउंटिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एक बार मैं अपने बच्चों को और उन बच्चों की तरफ से माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि मेरे विचार अच्छे बने रहें, मेरी जीवा पर माँ सरस्वती का साक्षात वास हो, कि मेरे जुबान से कभी गलत न निकले बच्चों के लिए, और हमेशा अच्छा ही सोचता रहूं जब तक मानव जीवन है। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेसन है, जो टर्म 2 का एक बहुत ही सुंदर लेसन कहा जाए, टेक्निकल लेसन और थोड़ा मेहनत करने वाला अध्याय है, उस अध्याय की प्रथम पाठशाला में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा टर्म 1 में भी कर ली थी, लेकिन काफी लंबा गैप हो गया। इसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि इसको एक बार कहा जाए, लेकिन मेरे एफर्ट से ज्यादा बच्चों का एफर्ट मायने रखता है। बच्चों का जो एफर्ट है ना, वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आप उसका कम से कम तिगुना चौगुना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू एडेड मेथड पर 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो कम से कम 20 के आसपास आप टारगेट रखिए कि क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आप कंफर्टेबल जोन में जाएंगे। अगर उससे कम करेंगे तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस बनना मुश्किल हो जाएगा। और जानते ही हैं 12 प्लस 10 मार्क्स का यह है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये आसान मार्क और बहुत ही आसान है। एक बार इस पर पकड़ हो जाएगी ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। और 6 मार्क्स तो सॉलिड है न्यूमेरिकल, और 4 मार्क्स में जनरली क्या होगा, वो न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। और इस पर जो छोटे छोटे जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, डिफ्लेटर है, जीडीपी वेलफेयर है, ग्रीन जीडीपी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये पकड़ना आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बहुत मेहनत की जरूरत है, आप लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है। और जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलिए खैर आते हैं। तो एक इनकम मेथड, हम जानते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड हैं। वैल्यू एडेड मेथड आप देख चुके हैं, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड है। ठीक है, कल हमारा एक्सपेंडिचर मेथड पर हम फोकस करेंगे और कल मेगा क्लास में इसको फिनिश भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले इसका एक वीडियो दे देंगे, आप उसको देख लेंगे और कल फिर दोबारा हम उस वीडियो पर चर्चा भी करेंगे। ओके, और उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। ये तो हमारा कल का एजेंडा हो गया। चलिए, तो हम आज बात करते हैं, हम मूड में है इसके इनकम मेथड। जैसे आपने देखा कि वैल्यू एडेड मेथड में आपने देखा कि हम क्या निकालते हैं, हम NVAFC NVAMP, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बेस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, GVAMP। और GVMP क्या होता है, GDPMP। देखो इस फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही आपको GDP के फॉर्म में आता है तब आपके दिमाग में क्लियरिटी आती है, जो मेरी समझ कहती है कि आपको जब GDP, ये कुछ आपके फैमिलियर वर्ड हो जाते हैं, GDP, GNP, ठीक है, और यहां से आप NDP या यहां से आप NDP और NNP, ये आप बड़े आराम से निकाल लेते हैं, कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं। हाँ, एक और चीजें हैं MP और FC का, तो वो भी आप जानते हैं कि MP से FC आने में NIT का माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपका ये टारगेट होता है कि हम इस फॉर्म में आ जाएं। ठीक है, ऑलरेडी ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड से इस मायने में आसान है क्योंकि ऑलरेडी ये इस फॉर्म में है ही है। जो ये फॉर्म है ना, हाँ, ये थोड़ा सा अलग होता है, GVA थोड़ा सा बाकी से मैच नहीं करता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में ये GDP जो एग्रीगेट्स है, टर्म्स हैं, उस टर्म्स में हमको दिखाई देते हैं। बस आपको यहाँ ध्यान बस ये रखना है वैल्यू एडेड मेथड में कि वो GVAMP होता है और GVAMP GDPMP के बराबर होता है। राइट, बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही बेटा?
यस सर। हाँ ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? सुजल बोलिए भाई, सूरज, अनुराग, किसी कोई दिक्कत? तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम क्या दिखाए हैं यहाँ पर कि हमने एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और जैसे ही हम एक वर्ड यूज करते हैं एनडीपी, तो आपको मालूम है कि एन का मतलब होता है नेट, और ग्रॉस से नेट आते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है? बाकी की हम चर्चा न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एफसी है हमारा, फैक्टर कॉस्ट। अब हम फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप पढ़ चुके हो जब ने हाउस होल्ड और फर्म का जो बताया था कि इट इज सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ये मालूम है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। गेटिंग पॉइंट? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये आपकी चर्चा हमारी हो चुकी है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है कि इस मेथड के अंतर्गत हम डोमेस्टिक इनकम, ये ध्यान रखना, इनकम के जो सोर्स है वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे बर्ड्स को अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बैरियर्स को, जो बॉर्डर है जो मनुष्य ने बनाए हैं, उसको क्रॉस करके दूसरे कंट्री में आए और जाए। उसी तरह आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ये मनुष्य को भी, लेबर भी फ्री है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए, पॉइंट, और आए। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो मेरा कहने का मतलब है जहां जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो काम कर रहे हैं हम, और उसका संबंध हमारे देश से है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो एनएफआईए के रूप में हो सकता है, पॉइंट, एनएफआईए के रूप में जो चार है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, वो हो सकते हैं। उसी तरह दूसरे कंट्रीज के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और वो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और ये पैसा भेज रहे हैं, तो उनका भी एनएफआईए होगा, उनका भी फैक्टर इनकम होगा। तो इन दोनों को मिला के उसको हम फीटा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? अगर श्रीलंका के लोग अब हमारे देश में काम करते हैं, मतलब विदेशी लोग, और वो अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो वो हमारा फीटा हो जाएगा। और अगर भारत के लोग श्रीलंका में काम करते हैं और हमारे देश में पैसा भेजते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फीफा हो जाएगा, ठीक है? आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई, बोलिए। यस सर। हाँ, तो ये फीफा और फीटा का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एनएफआईए में दिखाई देगा। एनएफआईए में क्या दिखाई देगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे सर। इन दोनों का फुल फॉर्म बता दीजिए। हाँ, वो बुक में लिखा हुआ है, और वैसे आप जान लीजिए। कोई मुझे बता दो भाई, क्या है भाई? फीफा का फुल फॉर्म बताइए, कोई मुझे बताइए जल्दी से। सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? और यही एक्चुअली जो सुरजीत ने बिना संकोच किए पूछ लिया ना, यही अच्छी बात है, ठीक है? और यही कारण है कि नेशनल इनकम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब तक आपको ये सब चीजें नहीं मालूम होंगी, आप ये भूल जाइए कि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस बना पाएंगे आप लोग। मैं बता रहा हूँ, पॉइंट। और उसमें रिजल्ट खराब अगर होगा तो उसमें टीचर का तो की बदनामी तो होगी ही बेटा, लेकिन बताओ कहीं से कोई दोस्त है मेरा? हाँ, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप याद नहीं करोगे तो कैसे होगा? चलिए, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि फैक्टर इनकम को हमको जहां जहां भी है ना, ऑल सच फैक्टर इनकम को हमको ले लेना। लेकिन फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनडीपी एफसी तो फैक्टर इनकम की बात हमने कर लिया, नेट मतलब डोमेस्टिक से हम जब डेप्रिसिएशन स्लिप हो गया, ठीक है, ग्रॉस से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा नेट आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। डोमेस्टिक हम फोकस किस पर कर रहे हैं? डोमेस्टिक पर, डी पर, डोमेस्टिक है। ये फैक्टर इनकम कैसा है? डोमेस्टिक है। मतलब हम भारत की जो टेरिटरी है, ठीक है, भारत की टेरिटरी, ठीक है, और जिन चीजों को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करते हैं,
डोमेस्टिक और रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं, यू नो पॉइंट। जैसे हमने ऐसे मैप बना के ऐसे ऐसे वाटर वाला सब कुछ दिखाया था, NFI, इस जितनी बातें हमने की थी ना, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में उसको हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फैक्टर इनकम होता है, उस सारे फैक्टर इनकम को हम बेस के रूप में लेते हैं और उसके कंपोनेंट की आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। और जब हमारा NDPFC आ जाएगा, जब NDPFC आ जाएगा, नेट है, डोमेस्टिक है और फैक्टर कॉस्ट पर है। अब हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? NNPFC। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्लस NFIA ऐड करना पड़ता है। क्लियर पॉइंट? आर्गुमेंट यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए कोई चर्चा की बात नहीं है। यहाँ डोमेस्टिक से हमने NFIA ऐड कर लिया, ठीक है, आर्गुमेंट पॉइंट। और बाकी यहाँ N तो है, यहाँ भी N है, तो कोई चेंज यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह चेंज हुआ, दैट इज NFIA, एंड दिस सेम थिंग इज रिटन हियर। आर्गुमेंट पॉइंट बोले भाई? यस सर। समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर, आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कितने कंपोनेंट हैं। अगर आप किसी परिवार के बारे में समझते हो ना, तो परिवार के अंग मजबूती कितनी है, भारतीय सेना के तीनों अंग हैं, उसी तरह NDPFC के 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो ठीक हो, सबसे बड़ा सेना देखता हूं कौन है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहला है, ठीक है, जल सेना, दूसरा थल सेना, वायु सेना, ठीक है। तीनों ही सेना हमारी महत्वपूर्ण है, हालांकि मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो कंपोनेंट थोड़ा कमजोर है, इसलिए हम सेना से कंपेयर नहीं कर रहे। चलो 3 बेटे की वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस OS, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, क्लियर पॉइंट। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीजें आएंगी? वेजेज एंड सैलरीज। वेजेज हम वर्ड यूज वहां करते हैं जहां पर ब्लू कॉलर जॉब की बात होती है, ठीक है। सैलरी जहां व्हाइट कॉलर, अंतर कुछ नहीं है, दोनों पैसा ही है, दोनों मॉनेटरी टर्म्स में लिया आता है, ये ध्यान रखना, ये मॉनेटरी टर्म में होता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, जो कैश के रूप में नहीं हो वो काइंड के रूप में आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोटा मोटी जो कैश के रूप में नहीं है वही काइंड के रूप में है। तो वेजेज एंड सैलरीज जो काइंड के रूप में हो, जो कंपनी मेहरबानी करती है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपनी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए जो प्रोत्साहन के रूप में कुछ देती है, वो मॉनेटरी टर्म में नहीं होगा, वो जनरली क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होगा। हेलो पॉइंट, ये ध्यान रखना, जनरली गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होगा। हेलो पॉइंट। चलिए तीसरा हमारा जो पॉइंट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे आपको आयुष्मान भारत गवर्नमेंट देती है ना, आयुष्मान भारत सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे पॉलिसीज हैं, ठीक है, जिसके द्वारा लोगों के जीवन जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, वो 12 रुपए में इंश्योरेंस कराओ 1 साल के लिए और 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। तो 12 रुपए तो आदमी पान में, चाय में खत्म कर देता है, अगर वो करा ले। अगर मान लो भगवान न करे, लेकिन अगर मान लो एक्सीडेंट होता है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, इसमें बुराई क्या है? लेकिन इसके बाद भी हिंदुस्तानी मेंटलिटी उसको करने के लिए तैयार नहीं होगी। पान, बीड़ी, सिगरेट में लोग पैसे फूंक देते हैं, लेकिन अच्छी चीजों के ऊपर नहीं खर्च करते हैं। जैसे क्लास बंक करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ओके, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये पॉइंट सबको फ्री चाहिए। फ्री मतलब देश विरोधी, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। फ्री दो, जिसके हाथ पैर कट के उनको फ्री दो। कार वाली को फ्री क्यों देते हो? चाहे कुछ भी दो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो ध्यान रखना यहाँ पर एम्प्लॉयर वर्ड है, एम्प्लॉइज वर्ड नहीं है। और आप क्वेश्चन जब करते हैं तो यही मिस्टेक्स होता है बार बार, क्योंकि हम जल्दीबाजी में होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं। और अनभ्यासी विषय विद्या, अभ्यास के बिना विद्या विषय के समान है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अभ्यास से कंफ्यूजन दूर होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में,
ठीक है, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है, अगर एम्प्लॉयर नहीं दिया है आपको तो वो सीओई का पार्ट होगा। अगर आपने लिया है तो वो उसका पार्ट नहीं होगा। एम आई क्लियर भाई? यस सर। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें, इसमें दो चीजों को लेते हैं। इसको हमने कुछ दिन पहले भी शुरू बताया था, हमको मुझे याद आ रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम प्रॉपर्टी में रेंट है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इसके बारे में डिटेल्स हम आगे देखेंगे। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट और इसके कंपोनेंट देख लो। कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, कंपनी को जो पे करती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। डिविडेंड, हिस्सा, इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश, ठीक है। लाभांश, लाभ का अंश लाभांश, ठीक है। तो लाभांश कौन देगा? कंपनी देगी, ठीक है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी लाभांश, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, जो कंपनी सब कुछ देने के बाद जो बच जाता है वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, रिटेन करती है, अपने पास रख लेती है। इसके बाद मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट आता है, इसके बारे में और आगे देखेंगे डिटेल्स में। सीओई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। चलिए, सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, ये प्रभु से कामना है। संसार अच्छा बने, वायलेंस का कोई स्थान नहीं हो। सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके कंपोनेंट को ध्यान से देखेंगे जो आप पहले देख चुके हैं। सैलरीज, वेजेज इन कैश, इसके फर्दर कंपोनेंट्स को यहाँ दिखाया गया है। बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे हर डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉय का एक बेस पे होता है, ठीक है, और उस पे पर बाकी चीजें समय के साथ जो उस पर ऐड किया है, जैसे डियरनेस, महंगाई, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें मान लो बढ़ रही है, बाकी चीजों की कीमतें, सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो एम्प्लॉय की तो इनकम नहीं बढ़ रही उस हिसाब से, ठीक है। एम्प्लॉय की इनकम मान लो 10,000 रुपये, आप जानते हो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस राइज होता है, तो फिक्स इनकम ग्रुप को कितना नुकसान होता है, सैलरीड क्लास को कितना नुकसान होता है, रियल इनकम उसकी घट जाती है। तो वैसे केस में गवर्नमेंट कंपेंसेट करने के लिए डीए की स्कीम को टाइम टू टाइम वो डीए गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ठीक है। बोनस, हाँ, ये भी इनकम बेस्ड ही होता है कि जिसकी इनकम जितनी होती है उसी के ऊपर उसको बोनस। बोनस इज द अमाउंट विच companies they provide or the institutions they provide to their employees for their outstanding work or the profit which is happening, so that the employees should be given some amount of, okay, so that is the bonus. Are you the point? Are you the point? Yes sir. बात समझ रहे हैं? यस सर। समझ में आ रही बेटा? ओके, नाउ कमीशन देखो, अभी ये कमीशन है, पर्क्स है और ओवर टाइम पे है, जिसको मैंने टिक किया हुआ हल्का सा ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब जनरली प्राइवेट सेक्टर में होती है। कमीशन तो गवर्नमेंट सेक्टर में होगा ही नहीं। पर्क्स ये अलग बात है कि जो, अच्छा, ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर में होंगी तो वो लीगल है, और गवर्नमेंट सेक्टर में होगी तो वो करप्शन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, तुम 500 साबुन बेचो, ठीक है, तो 1 साइकिल दे देंगे। पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, आर्गेडो पॉइंट। तो ये क्या होगा, ये इस तरीके, अच्छा, ये जो सुविधा है, हाँ, अगर ये मॉनेटरी फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना, तभी ये सैलरी एंड वेजेस का हिस्सा होगा। अगर ये सुविधा के फॉर्म में है तो ये काइंड के रूप में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। आर्गेडो पॉइंट। पर्क्स है ना, जिसको आप कह लो कि टिप्स कहते हो ना, इसलिए पर्क्स, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वो पर्क्स देती है। पर्क्स मतलब क्या है कि आप कुछ काम थोड़ा सा बढ़िया कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट सेक्टर में जो है इस तरह के कुछ अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्लैब्स बनाते हैं, डिफरेंट स्लैब्स, ठीक है। एक तो होता है कि आपने सेल किया तो कमीशन मिल गया, और आपने कोई टारगेट अचीव किया तो आपके पर्क्स गवर्नमेंट से उसको कमीशन भी कर दिया जाता है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है पर्क्स और कमीशन में, ठीक है। कमीशन फिक्स होता है, पर्क्स फिक्स नहीं होगा। ऑनरेडियम मतलब एक मानदेय जिसको कहा जाता है। आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो रखे जाते हैं ना,
उनको फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती है, तो उसको हम ऑनरेडियम कहते हैं। जैसे केवीएस में है तो पीजीटी है या टीजीटी, उसको 27,000 या 28,000 के आसपास है, तो फिक्स है। पॉइंट। अब जैसे हम लोग हैं या दूसरे जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके जो बेसिक पे होगा उसमें डियरनेस होगा, और उसमें और टाइम से टाइम जो गवर्नमेंट के है, बोनस है, ये सब सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। लेकिन जो ऑनरेडियम है वो मानदेय वो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को जो कोई एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है उनके परिश्रम पर, वो उसमें ये सब चीजें ऐड नहीं होती। ये बात समझ में आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। अब देखें तो सुजल है, वेरी गुड वेरी गुड। सुनीस है, अनुराग नहीं है, अनुराग है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। और जो गायब हो गए हैं वो अच्छी बात नहीं है, अगर गायब हो गए हैं तो 12th डी वाले बच्चे तो उनकी क्लास होगी चले गए होंगे। चलिए, हाउस रेंट अलावेंसेस है ना, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या कंपनी भी देती है वो हाउस रेंट अलावेंस, मतलब आपको हाउस अगर नहीं दिया है तो उसकी जगह अलावेंसेस दे दिया है अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। तो ये मॉनेटरी फॉर्म में है, इसलिए सैलरीज एंड वेजेस इन कैश का पार्ट होगा। ओवर टाइम भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर यूज होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करना। जैसे हम लोग है ओवर टाइम अगर करते भी है ना, हम लोग का जो एक्स्ट्रा, तो हम लोग कोई पेमेंट नहीं है ओवर टाइम का, लेकिन फैक्ट्रीज वगैरह में ओवर टाइम करने पर वो पेमेंट दिया जाता है। हम लोग का सर्विस सेक्टर है, इसलिए ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी कर ले है ना, आपका पीपीटी बनाए रात के 12 बजे 1 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो पढ़ाना है। पॉइंट, तो हम लोग को नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जहां प्रोडक्शन इन्वॉल्व है वहां पर ये ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है। ठीक है, लोग बहुत ओवर टाइम करते हैं एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, मतलब ऑड आवर्स में दे डू वर्क इन ऑड आवर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स आर मोर। सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, एक तो हो गया कैश, दूसरा है काइंड, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है। देखो यहाँ लिख दिया है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। क्लियर हो रहा है बेटा? रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, ठीक है, ये सर्विसेज के रूप में नॉन मॉनेटरी फॉर्म, ये सर्विसेज के रूप में, ठीक है, ये सर्विसेज और गुड्स के रूप में होता है। सर्विसेज एंड गुड्स फॉर्म, ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। और इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, लोन लिया इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स। फ्री मेंबरशिप ऑफ क्लब्स, क्लब्स की मेंबरशिप लेते हैं। फ्री सब्सिडाइज्ड राशन, जो कि आजकल बहुत दिया जा रहा है। फ्री लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कार एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर, ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो काइंड का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नाम है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पहला क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट, जैसे हम लोग हैं जीपीएफ वाले हैं, जीपीएफ हैं, सीपीएफ हैं, तो गवर्नमेंट हम एक मंथली कुछ शेयर देते हैं, गवर्नमेंट भी अपना शेयर देती है उसमें। ठीक है, जो गवर्नमेंट शेयर देती है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पेंशन फंडेड बाय एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट हमारा, एम्प्लॉयर कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? और बाकी लोगों के केस में वो कंपनी हो सकती है। ठीक है, हमारे केस में क्या है? एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, वो तो इसका हिस्सा होगा सीओई का। पॉइंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन अगर हम जो जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सीओई का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फैक्टर इनकम में जुड़ चुका है, उसी पैसे में से कुछ बचा के हम दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेबर वेलफेयर फंड एंड ग्रेचुइटीज, ग्रेचुइटीज क्या होता है कि अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं और सर्विस करने के बाद रिटायर होने वाले हैं, जनरली 5 साल का एक पीरियड होता है, ठीक है, 5 ईयर के बाद, तो गवर्नमेंट आपको एक लमसम अमाउंट देती है आपके सर्विसेज के लिए, आपके कंट्रीब्यूशंस को याद करते हुए। ठीक है, अब आते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मेन गेम क्या है?
इसको याद रखना। और दूसरा है जहां माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप करने हैं उसको आपको बस ध्यान रखना है। अर्गेनो पॉइंट, इसको एक बार देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए तो। और एक बच्चा पढ़ो तो बेटा, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो बेटा, नीतिका पढ़ो बेटा। यस सर। पढ़िए बेटा। सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। हाँ यस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ना। और मुझे जरा समझाना, जरा समझाते हुए पढ़ना। पढ़ो बेटा, रीड फास्ट। यस सर, ऑपरेटिंग सरप्लस। पढ़िए। इसमें सर एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। और सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टी। सर यस सर रेंट में जैसे कि ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो गए सर, इससे रेंट आता है। और सर रॉयल्टी हो देखो गए इम्प्यूटेड रेंट में जैसे आपने देखा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देखा था ना, उसमें वैल्यू एडेड मेथड में देखा था ना। हाँ, प्रोडक्शन फॉर, जब आपने जीबीए का लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, जीवीओ एमपी जब निकालते हो तो क्या लिखते हो? जीवीओ एमपी निकालते हो तो क्या लिखते हो? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, याद करो, और प्लस क्या लिखते हो? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लिखते हो ना बेटा। यस याद आया? याद आया कि नहीं आया? इनकम, ये इनकम मेथड इसलिए मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो ये जीवीओ का जो फॉर्मूला लिखते हो, इनकम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। उसी तरह कुछ लोग होते हैं ना कि अपना मकान, कुछ लोग क्या बहुत लोग होते हैं अपना मकान बनाते हैं और उस मकान में खुद ही रहते हैं। जैसे मैं मान लो एक फ्लैट लिया और फ्लैट में खुद रह रहा हूँ, तो इम्प्यूटेड रेंट होगा। ये मान लिया था कि आप रेंट दे रहे हो और आपका वो अमाउंट है वो रेंट का हिस्सा होगा, मतलब वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा और वो हमारे इनकम मेथड का पार्ट होगा। आर्गुमेंट दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट। समझ में बात? बोलो भाई। यस सर। चलिए पढ़िए। सर इंटरेस्ट में जैसे कि सर लैंड से आता है। पढ़ो। कैपिटल सॉरी, ऑन लोन्स टू अ फर्म फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, नॉट फॉर कंजप्शन पर्पसेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो निधिका पढ़ रही हैं, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांट लिया। पहला हमारा मार्क किया हुआ है इनकम, किससे आता है? रेंट से, रॉयल्टी से और इंटरेस्ट से। रेंट में हमने लिखा ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये बिल्कुल क्लियर है, लैंड और बिल्डिंग, वहां से हमको रेंट आता है। पॉइंट ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अपने ही हाउस में रह रहे हो, रेंट मतलब रह रहे हो, तो उसमें जो आप रेंट अगर अपने हाउस में नहीं होते, कहीं दूसरे जगह होते तो रेंट देते ना, तो वही रेंट जो है आप उसको उसका हिस्सा मानकर एक लमसम अमाउंट जो है उसको हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं रेंटल इनकम के रूप में। रॉयल्टी क्या होता है? ओनरशिप ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जैसे 2G 3G ये सब आपने सुना होगा। कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था जिसमें पिछली बार करप्शन होने की वजह से गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट प्रभावित हो गई थी। पॉइंट फ्रॉम कॉपीराइट, कोई चीज आप लिखते हो, ठीक है, कोई बुक लिख लिया और उस पर लिखा होगा आपने सी लिखा होता है, सी मतलब कॉपीराइट। जो राइटर है वो अगर कोई उसके कंटेंट को यूज करता है तो देन ही हैज टू पे द अमाउंट टू बैक एंड दैट अमाउंट इज नोन एज कॉपीराइट एक्ट, अर्निंग फ्रॉम कॉपीराइट्स। जैसे अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसा कई तरीके से कमाया जा सकता है ना बेटा। एक तो ईमानदारी का पैसा भी, जैसे आप अच्छा बोलना जानते हो, आप अपनी बात को यूट्यूब पे अपलोड करते जा रहे हो, ठीक है, उसके व्यूअर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उस पर ऐड आने लगा, ऐड बहुत सारे आने लगा, ठीक है। अब ये सब जब होगा, जब ऐड आएगा तो कंपनी का माल बिकेगा, कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी अपने फायदे में से कुछ दे दी आपको, ये तो आपके, ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का। करप्शन एकमात्र तरीका नहीं है।
ये इस तरीके से जो पैसा आता है वो कॉपीराइट, क्योंकि आपने उस कंटेंट का, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे बुक्स का कंटेंट हो, आपने यूज किया, एंड यू हैव टू पे द मनी टू द पर्सन जिसके आपने चीजों को आपने यूज किया, ठीक है। और दूसरा क्या है, पेटेंट। पेटेंट होता है कोई चीज, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट आपने किया, कोई चीज एक्सप्लोर किया, और उसके ऊपर जो आपका जो अधिकार है, और उस अधिकार की वजह से जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज करता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो वो इनकम जो होती है वो रॉयल्टी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट देखिए, ऑन द बेसिस, इंटरेस्ट क्या है, ऑन लोन्स टू अ फर्म फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज, ठीक है। लोन टू अ फर्म, फर्म को जो लोन दिया गया किस पर्पस से, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो वो हमारा भाग हो जाएगा इंटरेस्ट का। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। डिविडेंड्स का मतलब बताया था हमने, लाभांश जो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। एक कंपनी के शेयर को, मान लो 1000 रुपए का शेयर है, उस शेयर को कई लोगों ने खरीद लिया, तो कंपनी को मतलब 1000 रुपए शेयर से इनका हिस्सा है, सबका मान लो 10 रुपए हिस्सा है, 10% कर लो, मान लो ऐसे है कुछ, ठीक है। कंपनी को हो गया 5000 करोड़ का फायदा, तो ये 5000 करोड़ इतने लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके परसेंटेज के अनुसार, कि कोई 10 रखा होगा, कोई 20 रखा होगा, कोई कुछ रखा होगा, जैसे भी हो उसके शेयर के अनुसार उसको फायदा मिलेगा। समझ में आई बात? बोलो भाई। यस सर। अभिजीत, चलिए प्रॉफिट में हमारे हमने देखा कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है, जैसे हमने इनकम टैक्स पे करते हैं इंडिविजुअल्स, उस तरह कंपनी को भी पे करना पड़ता है। तो ये कॉर्पोरेट ये प्रॉफिट का हिस्सा है, तो ये चूंकि पे करते हैं तो वो टैक्स होता है, जो पे करते हैं उसको टैक्स कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। यहाँ हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट टैक्स कंपल्सरी पेमेंट होता है। टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट होता है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑब्लिक टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो गवर्नमेंट को जब देंगे तो ये हमारे किसका हिस्सा हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का होता है। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय जो टैक्स देगा वो सीओई का हिस्सा होगा क्या, बोलो? हाँ, क्योंकि वो अपने सैलरी में से दे रहा है ना बेटा, तो उसको तो हम फैक्टर इनकम में जोड़ चुके हैं, पॉइंट। इसीलिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में नहीं शामिल करते। इसीलिए डिविडेंड्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब लाभांश हमने चर्चा कर लिया है। रिटेन्ड अर्निंग्स, कुछ प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है कॉर्पोरेट्स, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो इनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, सबको दिया, मतलब इनको दिया मतलब डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब उसमें से कुछ चीजें वो अपने पास ये रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये दो देख रहे हो ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स के सब नाम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, रिजर्व्स और सरप्लस, ये सब अल्टरनेटिव नाम से, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें किसी कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए करते हैं। अब ये देखो हमने जो मार्क किया ना, इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सब जो है ये हम इंक्लूड करते हैं हम इस मेथड में, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, इसको नहीं शामिल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर द कंजम्पशन पर्पसेज, इसको भी नहीं शामिल करते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं इस मेथड के द्वारा, ओके। मिक्स इनकम क्या है, जैसे आप मिक्स इनकम का मतलब ऐसे समझो कि इनकम मेथड, ठीक है, जितने भी फैक्टर इनकम हुए हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं। वो जो कौन सी चीजें होती हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, सीए है, ICWA है, या CS हैं, या डॉक्टर हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, बार्बर्स हैं, तो इन लोगों के इनकम को कैलकुलेट करना जो मुश्किल होता है ना, तो इस तरह के पूरे इनकम को एक पूरा कॉर्पस बना दिया जाता है, एक पूरा एक
सम्मिलित रूप से उसको हमने मिक्स्ड इनकम का नाम दे दिया है। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दो जगह लिखा है ना, इनकम ऑफ सेल्फ, ये हमने दो बार लिख दिया है। ठीक है, इसी को बेटा देना चाहिए। ठीक है, रीडू करने का इसमें कोई स्कीम नहीं है। चलिए, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्या है ये? ठीक है बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा? सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, तो मेरा भी ये भी हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट वेज इनकम एंड नॉन वेज इनकम, ठीक है, फ्रॉम टोटल इनकम। इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीएज हैं, इन सबके इनकम को हम इसमें शामिल करते हैं। ये कल की इंफॉर्मेशन है कि 11 और आज आप 2 बजे के आसपास मुझे रिमाइंड करेंगे। ठीक है, 2 बजे हमारा एक कार्यक्रम भी है, वो 6ठी क्लास के बच्चों का सरस्वती पूजन कार्यक्रम है। ठीक है, तो आप 2 बजे के आसपास मुझे रिमाइंड करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनकम मेथड का। ठीक है, आर गेट पॉइंट? समझ रहे हैं मेरी बात? तो 2:30 बजे 3 बजे के आसपास जो भी है, मैंने 2 बजे टाइम दिया था उनको, 2 बजे, हाँ 2 बजे के आसपास, तो आप मुझे रिमाइंड करेंगे, क्लास ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। वेलकम।